हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। हमारा टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्शन और इसका पार्ट 2 आज मैं लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट करवाया था और आज जो पार्ट 2 में क्वेश्चन लिया मैंने वो है जनन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या संक्षेप में कीजिए। ठीक है, इस टॉपिक को ध्यान से आपने सुनना है और अच्छी तरीके से सुनना है, क्योंकि इसमें इतना बड़ा ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता, पर इस क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको पता होगा कि क्यों बने हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप सुन लेना। तो क्वेश्चन है जीवों में जो जनन है उसके विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तो सजीवों में परिवर्तन, जो सजीव हैं उनकी जो गिनती है वो बढ़ती है, उसका मुख्य कारण जो है वो जनन है, रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। किसी भी विधि द्वारा हो, इसके द्वारा एक ही मकसद है कि जीवों का जो है वो परिवर्धन होगा, मीन्स उनकी गिनती बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। तो अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में संतान जो है ना वो एक ही जीव से उत्पन्न होती है। अलैंगिक जनन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणुओं के द्वारा जनन और कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन तो मैंने पार्ट फर्स्ट जो करवाया था उसमें ही आपको समझाया मैंने। तो पौधों के कई कायिक भाग होते हैं, जैसे पत्ती, तना, जड़ से नया पौधा बनाते हैं, इसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कुछ पौधों जैसे आम है, अमरूद है, शकरकंदी है, इनसे अपसानिक जड़ें भी निकलती हैं। उनसे छोटी छोटी जहाँ से जड़ें निकलती हैं वहाँ पर छोटी छोटी कलिकाएँ होती हैं जिनको आँख बोलती है, वहाँ से नया पौधा बन जाता है। तो ब्रायोफिलम की पत्तियों से ही नया पौधा बन जाता था। ठीक है, रोपण विधि हमने पढ़ी थी पीछे, कलम लगाना, दाब लगाना, ये सब हमने उत्तक संवर्धन ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये था इसका हमने जो पिछले पार्ट में मैंने आपको कराया है पार्ट फर्स्ट में। तो ये था कलम लगाना, दाब लगाना, कलम लगाना, ब्रायोफिलम में ऐसे होता है, ये रोपण विधि थी, हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्ट फर्स्ट में शकरकंदी का उदाहरण, आलू का उदाहरण, ब्रायोफिलम का उदाहरण मैंने लिया हुआ है। तो बस जस्ट आपको पता होना चाहिए कि अलैंगिक जनन पौधों में ऐसी विधियों से होता है। ठीक है, तो अभी हमने ये टॉपिक जो है इस वीडियो में मैं आपको कवर करूँगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के मूल गुण कौन कौन से हैं। तो अलैंगिक प्रजनन जब भी होगा तो जो संतान पैदा होगी उसके गुण पूरी तरह से किससे मिलते होंगे? पेरेंट्स से मिलते होंगे, क्योंकि एक ही जीव भाग ले रहा है ना इसमें। अलैंगिक प्रजनन में एक जीव, ठीक है, नए जीव जो है एक ही प्रत्येक जीव से पैदा होते हैं, तो एक ही जनक है इसमें। अलैंगिक प्रजनन में संतान के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन की विधि से थोड़े समय में ही उपज तैयार की जा सकती है। ठीक है, मीन्स अगर पौधे मैंने बताया था कि जल्दी तैयार हो जाते हैं, बीज से उगाना तो बहुत टाइम लग जाता है। अब हमने जो अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियाँ पढ़ी थी ना, यहाँ पे बताया था द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, खंडन। अब इनका हम डिटेल पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो सबसे पहले द्विविखंडन, इसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पॉइंट है द्विविखंडन। तो द्विविखंडन नाम से पता लग रहा है कि एक जीव होगा वो दो भागों में बंटेगा। ठीक है, तो जनक एक ही होगा। तो जैसे अमीबा में क्या होता है कि ये अमीबा की एक बॉडी है। ठीक है, तो ये इसका केंद्रक है, तो ये इसकी बॉडी है, ये इसका साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका केंद्रक जो है वो लंबा होता है। ये देखो केंद्रक लंबा होता है। तो सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है दो हिस्सों में, फिर ये कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। देखो ये एक अमीबा था, इसका केंद्रक लंबा हो गया यहाँ पे, और फिर कोशिका द्रव्य भी विभाजित होना शुरू हो गया, और बाद में कोशिका द्रव्य अच्छी तरीके से विभाजित हो गया, और दो जो है डॉटर या संतान कोशिकाएं या टू डॉटर अमीबाई बन जाती हैं। तो ऐसा अमीबा में होता है एक तो। ठीक है,
और पैरामीशियम में होता है, सी एनीमोन में होता है। तो ये आपने इसको याद करना। डायग्राम अगर जिसको बच्चे को आता है उसको ये बनाना आसान रहेगा, ठीक है। तो ये था द्विविखंडन। अब हम पढ़ेंगे मुकुलन। मुकुलन को बडिंग बोलते हैं। जैसे हाइड्रा है ना, तो हाइड्रा का ये टेंटिकल्स होते हैं, हाइड्रा के 10 कोशिकाएं होती हैं। तो जब अनुकूल मौसम होता है, अनुकूल परिस्थिति होती हैं, तो हाइड्रा की जो बॉडी होती है ना, मेन शरीर जो होता है, तो वहाँ पर एक छोटा सा उभार पैदा होता है। इस उभार को हम मुकुल या कली, या इसको इंग्लिश में बड कहते हैं। एक उभार पैदा होना शुरू हो जाता है जिसको मुकुल या कली या बड कहते हैं। ये बड थोड़ी बड़ी होती है और बड़ी होकर पूर्ण विकसित हो जाती है, और जब पूर्ण विकसित हो जाती है तो यहाँ से अलग हो जाती है और एक नया हाइड्रा या बेबी हाइड्रा बना देती है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। तो मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। इसमें नया जीव जो अपेक्षाकृत छोटे पुंज की कोशिकाओं से निकला होता है, जैसे ये नया जीव बना था ना, ये यहाँ से निकला था, छोटे पुंज की कोशिकाओं से निकला होता है, ठीक है, निकलता है। आरंभ में जनक जीव में मुकुल बनता है। मुकुल अलग होने से पहले जनक का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। और जैसे बाहरी मुकुलन में, और या फिर जनक से अलग होने के बाद आंतरिक मुकुलन में ये इसके अंदर जो परिवर्तन है वो भी पैदा हो जाते, ताकि ये आगे और जीव पैदा कर सके, ठीक है। तो बाह्य मुकुलन जो किस में होता है, स्पंज में, सिलेंट्रेटा जैसे हाइड्रा में होता है। आप एक उदाहरण याद कर लो, बहुत है, ठीक है। चपटे क्रीमी, ठीक है, ट्यूनिकेट में आदि में मिलता है, लेकिन कुछ सिलेंट्रेट्स जैसे ओबेलिया पॉलिप की अपेक्षा में क्या होता है, मेड्यूसिव होती है। ये आपको जब हायर क्लासेस में आएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आप इतना से याद कर लो, यहाँ तक भी बहुत अगर आप याद कर लेते हो, ठीक है। का रूप जनक का रूप धारण कर लेता है। और उसके बाद आ गया खंडन विधि। खंडन नाम से पता लग रहा है, ये भी अनुकूल मौसम में होता है। कुछ बातें बेटा इस पैराग्राफ में नहीं लिखी होती हैं, तो ये सुना करो आप ध्यान से, और फिर आपको जब शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको ये लाभ देंगे, ठीक है। तो खंडन विधि जो है स्पाइरोगायरा में पाई जाती है, प्लेनेरिया में भी होती है, और ये अनुकूल मौसम में होती है। क्या होता है, ऐसा होता है स्पाइरोगायरा की जो फिलामेंट जो होता है, ठीक है, तो ऐसा फिलामेंट होता है। एक इसमें एक केंद्रक बना लो आप, और एक इसमें कुछ कोशिका द्रव्य बना लो, ठीक है। तो ये इसका केंद्र। तो क्या होता है, एक्सीडेंटली ये दो या दो से अधिक फिलामेंट में टूट जाए। अगर एक फिलामेंट 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए तो ये कितने पार्ट बन गए, एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया। तो प्रत्येक पार्ट बड़ा होकर एक पूर्ण विकसित नया स्पाइरोगायरा बना देता है, ठीक है। तो कैसा है इसका आंसर, स्पाइरोगायरा जैसे कुछ जीव पूर्ण विकसित होने के बाद साधारणतया, ठीक है, 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं, और ये खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बना देते हैं। तो खंडन जो है वो चपटे कृमि में भी हो सकता है, रिबर कृमि में, एनालिडा में भी कुछ प्रजातियों में देखने को मिलता है। उसके बाद आ गया बहुखंडन, मल्टीपल फिशन। इससे पहले मैंने आपको द्विविखंडन कराया था ना, याद है आपको, द्विविखंडन, फिर मैंने खंडन करवाया, और अब मैं आपको क्या करवा रही हूँ, बहुविखंडन करा रही हूँ। तो कभी कभी अब प्रतिकूल परिस्थितियों में द्विविखंडन अनुकूल परिस्थितियों में, खंडन भी अनुकूल परिस्थितियों में, पर बहुविखंडन जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करता है, कोशिका अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेती है, जिसको संरक्षक परत या भित्ति कहते हैं। या इसको इंग्लिश में इसको सिस्ट बोलते हैं, या इसको पुटी भी कहते हैं, बना लेती है। तो पुटी के अंदर एक कोशिका का केंद्रक होता है, सिर्फ वो विभाजित होकर, देखो कितने सारे केंद्रक बनाए हुए हैं, आपने देख रहे हो ना पिक में। तो बहुत सारे केंद्रक में बार बार विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बना देते हैं, और जिससे बहुत सारी संतति कोशिकाएं बन जाती हैं।
ऐसी प्रक्रिया को बहुविखंडन कहते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी ये पुटी जो है वो फट जाएगी और ये सभी केंद्रक बाहर आकर फिर नए जीव बना देंगे। तो इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा मलेरिया परजीवी। तो अगर क्वेश्चन आए मलेरिया परजीवी में किस प्रकार का जनन प्रक्रिया होती है, तो आपने बताना मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन प्रकार की अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया होती है और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो ये था प्लानेरिया में खंडन भी होता है, प्लानेरिया में पुनर्जनन भी होता है। पुनर्जनन क्या होता है कि एक प्लानेरिया का बॉडी जो है अगर टूट जाती है तो ये अपने खोए हुए पार्ट को दोबारा से बना लेता है, तो इसको हम पुनर्जनन भी कहते हैं। तो उसके बाद आ गया बीजाणु बनाना। अगली विधि है बीजाणु बनाना। तो बीजाणु म्यूकर में आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, या फिर जो हम बोलते हैं फुफुंदी उसमें मिलता है। तो ये फुफुंदी में ये दिखाया हुआ है एक फिलामेंट है। जैसी प्रतिकूल परिस्थिति आती हैं इसकी जो बीजाणुधानी है ना उसके ऊपर मोटी एक परत बन जाती है और इसका केंद्र जो है बहुत सारे केंद्रों में विभाजित हो चुका है, देखा ना। तो जैसे ही मौसम अनुकूल होगा तो ये जो बीजाणुधानी है मोटी परत जो है वो फट जाती है और ये सभी बीजाणु स्वतंत्र होकर बाहर आकर फिर नई फुफुंदी या नया म्यूकर बना देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन। हमने पढ़ा था ना कि जनन कितने प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। यहाँ से हमने शुरू किया था, इससे पहले है ना, यहाँ से शुरू किया था कि लैंगिक और अलैंगिक 2 प्रकार के जनन में पढ़े हैं। तो अलैंगिक तो हमने पढ़ लिया, अब हम लैंगिक जनन पढ़ने लगे। तो लैंगिक जनन भी ध्यान से आपने सुनना ही है और क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अभी निकलने वाले हैं, ठीक है, जो अगले पार्ट्स में मैं लूँगी। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, एक नर होगा एक मादा होगी। नर जो है वो नर युग्मक बनाएगा और मादा जो है वो मादा युग्मक बनाएगी। नर और मादा युग्मक का फिर संयोजन होता है, संयोजन होगा तो फिर उससे क्या होता है? युग्मनज बनता है। निम्न श्रेणी के जंतुओं में जैसे हाइड्रा है, केंचुआ है, उसमें एक ही जीव होता है, उसमें नर और मादा युग्मक दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीवों को हम उभयलिंगी जीव भी कहते हैं। तो मनुष्य में नर और मादा अलग अलग होते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है, परंतु बहुकोशिकीय जीवों में यह सामान्य रूप से होता है। अब लैंगिक जनन का उदाहरण के रूप में हम जो पढ़ेंगे क्वेश्चन आगे अगले पार्ट्स में, तो एक अब पढ़ेंगे पौधों में। तो पौधे में भी क्या चीज़? फूल में लैंगिक जनन। तो ये हमने छोटी क्लासेस में 8th में 9th में पढ़ा हुआ है, तो वो स्ट्रक्चर दोबारा से हम पढ़ेंगे। फूल में क्या होता है? पुंकेसर होते हैं, वो नर जनन भाग होते हैं। स्त्री केसर होती है जो फूल में, वो मादा जनन अंग होते हैं। परागकण जो होते हैं वो पुंकेसर के पराग कोश में पैदा होते हैं। परागकण से में जो है 2 नर युग्मक, एक परागकण जो है वो 2 नर युग्मक पैदा करता है। और अंडाशय के अंदर अंडाणु होते हैं, अंडाणु में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर मेगास्पोर होता है। मेगास्पोर से क्या बनती है? एक भ्रूण की थैली बनती है। ये सारा डिटेल में अभी आपको करवाने जा रही हूँ, ठीक है, अगले पार्ट में कराऊंगी। तो आपने इसको समझना ही है इस वीडियो को, ताकि अगले क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। और जो भ्रूण की थैली जो होती है वहाँ उसमें क्या होता है? अंदर मादा का जो है केंद्रक पाया जाता है। परागकण जो है वो स्त्री केसर की वृत्तिक आकार पर पहुँचते हैं और निषेचन के बाद अंडाशय के साथ जो मिलकर फिर निषेचन होगा और उससे फिर भ्रूण और फल बनेगा, ठीक है। और ऐसा ही लैंगिक जनन हम पढ़ेंगे जंतुओं में। जंतुओं में भी एक कोशिकीय जंतुओं में भी मिलता है
परंतु कम होता है। बहुकोशिकीय जंतुओं में तो ये आम पाया जाता है। तो एक नर शुक्राणु बनाएगा, मादा अंडाणु बनाएगी। उभयलिंगी जो जीव होते हैं उनमें एक ही जीव में अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। अब उनके जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उसको निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार का होगा, एक आंतरिक और एक बाहरी। और चाहे निषेचन आंतरिक है चाहे बाहरी है, निषेचन जब भी होगा तो उससे युग्मनज बनेगा। युग्मनज के बाद क्या होगा, भ्रूण बनना शुरू हो जाता है और भ्रूण से फिर एक नया जीव बनता है। तो मनुष्य में जब जननांग जो है, जब मादा जो है वो 12 से 15 वर्ष की आयु होती है तब बनने शुरू हो जाते हैं, और नर में जो है 15 से 18 वर्ष की आयु में बनने शुरू हो जाते हैं। ये वाला टॉपिक मैं आपको लूँगी, ये वाला टॉपिक भी एक अलग वीडियो में बना के डालूँगी। जननांग में ऐसे कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, ये टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ। जो मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाली वीडियो डाली थी उसमें कराया हुआ है हार्मोन्स में। और मादा में जब मादा वयस्क हो जाती है तो मासिक धर्म चक्कर जो है वो प्रत्येक 28 दिन के बाद होता रहता है। और फिर जब युग्मनज बन जाता है तो वो गर्भाशय की दीवारों में से चिपक जाता है। किसके द्वारा चिपकता है, वो प्लेसेंटा के द्वारा चिपकता है, ठीक है। प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा था। प्लेसेंटा के थ्रू मादा से माँ से पोषक तत्व जो हैं वो भ्रूण तक जाते रहते हैं, और भ्रूण के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो वापस मादा के रक्त में मिलते जाते हैं और फिर उसको बाहर निकाला जाता है। तो निषेचन की विभिन्न विधियों से निषेचन पर कंट्रोल किया जाता है। ये भी एक विधि मैं वो टॉपिक बनाऊंगी जिससे हम जनसंख्या की वृद्धि को रोक सकते हैं। और उसके बाद जनन क्रिया जो हम पढ़ी, हमने लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन पढ़ते हैं या कायिक प्रजनन पढ़ा, तो इसका लाभ क्या है कि कोई भी जीव है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वृद्धि करेगा, बड़ा होगा और फिर वो मरेगा भी, ठीक है। उसकी जगह अगर नए जीव ना पैदा होंगे तो क्या होगा, उसका तो वंश ही खत्म हो जाएगा। तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन जो है वो बहुत ही लाभदायक है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो तो ये आज इसकी सिर्फ भूमिका ही थी, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो निकलेंगे और उन क्वेश्चंस की भूमिका के लिए ये वीडियो मेरे को बनानी ज़रूरी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।